हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभ्यास सीरीज़ में। ये हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ है और ये आपको डेली दोपहर में मिलता है, यानी आफ्टरनून में मिलता है। आफ्टरनून सेशन होता है ये, तो डेली जुड़ा करिए इन सेशन से और प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है ये जो भी हमारे सीरीज़ चल रही है, इनमें आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो जैसे ही आप इस क्लास को पूरा करेंगे इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पिछले जितने भी अभ्यास सीरीज़ के क्लासेज हैं उन सभी को कर लीजिए। ये आज 28 सितंबर का ये हमारा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो 28 सितंबर का ये सेशन और लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ना, नहीं है कह रहा है। पहला है एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, दूसरा है मेंटेनिंग क्लोज एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, तीसरा है टोटल एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशंस, और चौथा है एक्सेप्टेंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। यानी पहला ऑप्शन तनाव से निपटने की क्षमता, क्या ये जो है एक गुड मेंटल हेल्थ यानी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, या फिर करीबी और सार्थक रिश्ते बनाए रखना, क्या ये नहीं है, या फिर चिंता या नकारात्मक भावनाओं का पूर्ण अभाव, या फिर स्वयं और दूसरों की स्वीकृति। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर के सामने जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो वहाँ पर मेंशन करिए। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, इससे क्या होता है, पहली चीज़ तो आप इंगेज रहते हो, एक्टिवली इंगेज रहते हो, आपका माइंड जो है इंगेज रहता है, और ये चीज़ करने से आप जो है ना बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने गलत किए, ये सारी चीज़ें। और इससे एक और फ़ायदा हो जाता है कि बाद में जो है मैं इस चीज़ को देखता हूँ और एनालाइज करता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि एक विशेषता नहीं है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक विशेषता कौन सा नहीं है। अगर आप तनाव से अच्छे तरीके से निपट जा रहे हो, निपट ले रहे हो, आपकी क्षमता बहुत बेहतर है, आप स्ट्रेस से जो है बहुत अच्छे से कोप कर जा रहे हो, तो ये गुड मेंटल हेल्थ की निशानी होती है। और ये नहीं पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। फिर अगर आप करीबी और सार्थक रिश्ते बनाए रख पा रहे हो, यानी एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप बनाए रखते हो, आप क्लोज रिलेशनशिप बनाए रखते हो, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है, तो ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, यानी नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी नहीं होगा। चिंता या नकारात्मक भावनाओं का पूर्ण अभाव, टोटल एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशंस। ये बताइए कि क्या अगर चिंता या नकारात्मक भावनाओं का पूर्ण अभाव हो तो वो एक अच्छे मेंटल हेल्थ की निशानी नहीं है। या फिर स्वयं और दूसरों की स्वीकृति, मतलब आप खुद को भी स्वीकार कर रहे हैं और दूसरों को भी, यानी कि आप जो है ना सबको बैलेंस में लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन टोटल एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशंस ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। देखिए एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नकारात्मक भावनाएं या चिंता ना हो। अगर आप के अंदर नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, एंग्जाइटी नहीं आएगी, तो आप ह्यूमन ही कैसे रह जाओगे। टोटल एब्सेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो भी तो आप उससे कोप कर जाओ। अगर टोटल एब्सेंस होगा तो फिर आप डिनायल मोड में जाने लगोगे और कई बार आप कट कट के रहने लगोगे। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन। एक अच्छे मेंटल हेल्थ की निशानी क्या है कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और कोप करें स्ट्रेस को, और साथ ही साथ आप इमोशनल रेजिलियंस रखें, यानी अपने संवेग जो होता है ना, इमोशंस जो होते हैं, इस पर कंट्रोल रखिए। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस रखिए। मान लीजिए कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक दिव्यांग है, उनका एक पैर नहीं है, तो वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ना कि खुद को आप जो है ना बार बार इस बात के लिए अपने आप को दोष देते रहिए, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि टोटल एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी और नेगेटिव इमोशंस, तो ये जो है ना अच्छे मेंटल हेल्थ की निशानी नहीं होती है, क्योंकि आपको इनसे लड़ना आना चाहिए, नेगेटिव इमोशन से और एंग्जाइटी से, ना कि इनका एब्सेंस चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, द एबिलिटी टू सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। बताइए ब्लूम के जो वर्गीकरण के अनुसार सूचना को संश्लेषित करने की क्षमता संज्ञानात्मक डोमेन के किस स्तर में आता है।
बताइए, पहला है आपका नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है आपका ऑप्शन सिंथेसिस और चौथा ऑप्शन है इवैल्यूएशन। ज्ञान, समझ, संश्लेषण, मूल्यांकन। बताइए कौन से स्तर पर आता है जहाँ पर बात की जाती है आपकी क्षमता संज्ञानात्मक डोमेन के किस स्तर के अंतर्गत आती है जो सूचना को आप संश्लेषित करते हो। तो ये जो क्षमता आपकी है, जो इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज करने का आपका एबिलिटी है। अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, तो इसमें आप ब्लूम के, देखिए ब्लूम के एक रिवाइज टैक्सोनॉमी आई थी, है ना, रिवाइज टैक्सोनॉमी। तो इन दोनों में आप कहेंगे कि क्या अंतर है, यानी कि ब्लूम का जो पहला टैक्सोनॉमी दिया था इन्होंने और रिवाइज दिया था। तो रिवाइज जो है वो किया गया था, इन्होंने दिया नहीं था, रिवाइज को किया गया था। तो रिवाइज में और इसमें क्या अंतर है अभी आपको मैं समझाता हूँ और ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ऑर्डर एक इधर उधर हुआ है और आपके जो ग्रामर है इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, अगर हम ओल्ड टैक्सोनॉमी को देखें, ओल्ड वाले को, और इधर मैं लिख देता हूँ न्यू वाला। तो जो ओल्ड टैक्सोनॉमी था उसमें बात किया गया था ऐसे, देखिए नॉलेज, फिर आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ऐसा आया हुआ था, है ना। वही अगर हम बात करें न्यू टैक्सोनॉमी में तो वहाँ पर रिमेंबर, नॉलेज की जगह पे रिमेंबर आ गया, आपके कॉम्प्रिहेंशन की जगह पे अंडरस्टैंडिंग आ गया, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाई आ गया, फिर एनालाइज आ गया आपका, इसके जगह पे एनालिसिस की जगह पे एनालाइज आ गया, फिर सिंथेसिस की जगह पे इवेलुएट आ गया और इवेलुएशन की जगह पे क्रिएट आ गया। तो एक तो ये ऑर्डर चेंज हुआ है, सिंथेसिस वाला जो है ये लास्ट में आ गया है, इसको क्रिएट कर दिया गया, और इवेलुएशन जो होता था इसको इवेलुएट कर दिया गया, ये आ गया है 5th नंबर पे, है ना। तो ये चीज़ें हैं और ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा नॉलेज, फिर इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, क्योंकि ये निचला स्तर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इस टैक्सोनॉमी में वैसे वैसे जो है ना इसका स्तर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं कि ये ज़्यादा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल होता है ना, और ये बात करता है किसी चीज़ के करंट के बारे में, जैसे कि इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है ना। रिवाइज टैक्सोनॉमी जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करता है, और जो ओरिजिनल है ये मेनली जो है करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए और असिस्ट जो हम करते थे लर्निंग आउटकम को, उसके लिए बनाया गया था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करने का जो आपके एबिलिटी है ये कहाँ पे, किस लेवल पे आती है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपके इस वाले में आती है सिंथेसिस में, यानी कि सी में, संश्लेषण। इसी में आप सिंथेसाइज करते हो इंफॉर्मेशन को। और ब्लूम का जो रिवाइज टैक्सोनॉमी था इसमें यही होता है कि भाई आप सिंथेसिस में कंपाइल करोगे इंफॉर्मेशन को नए तरीके से, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दोगे। ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल इसे बोलते हैं, या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इसको हम HOTS हॉट्स भी बोलते हैं। तो ये हायर ऑर्डर का कॉग्निटिव स्किल है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी इसको प्रमोट करता है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एकेडमिक अचीवमेंट इन स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। छात्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध पद्धति सबसे उपयुक्त है। पहला है आपके पास प्रायोगिक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा है आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान, और चौथा है एथनोग्राफिक रिसर्च यानी निर्वंश विज्ञान अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के और इसके सामने जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, है ना। लाइक आप कर देते हैं तो इससे यूट्यूब इस काम को दूसरों तक रिकमेंड करता है, हमारी ये कम्युनिटी और बड़ी बनती है, और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो वो होगा आपका 3rd एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, पूर्व कार्योत्तर अनुसंधान। यानी अगर ये कह रहा है कि भाई आप अगर रिलेशनशिप जानना चाहते हो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एकेडमिक अचीवमेंट जो स्टूडेंट्स का है इनके बीच में, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्यों बेहतर रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहो, जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। और इस केस में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। आप किसी स्टूडेंट के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बदल तो नहीं सकते हो, वो गरीब है ना, या अमीर है, आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते हो, तो प्री एग्जिस्टिंग है। तो जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल नहीं सकते हो, स्वतंत्र चर को उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते हो, वो पहले से एग्जिस्ट करता है और उसमें जो है कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वहीं पर जो है ना हम लगाते हैं क्या, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ये सबसे आइडियल मेथड हो जाएगा अगर हम बात करें इस चीज़ के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, और इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कक्षा सेटिंग में प्रभावी संचार या हम कहें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक प्रमुख बाधा माना जाता है, एक बैरियर माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मेजर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम सेटिंग। पहला है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी आप क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज़ कर पा रहे हैं, आइडियाज़ को अच्छे तरीके से जो है आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। दूसरा है सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग। तीसरा है प्रतिक्रिया का अभाव यानी लैक ऑफ फीडबैक। और चौथा है नॉन वर्बल क्यूज़ यानी गैर मौखिक संकेत। इनमें से बताइए एक मेजर बैरियर कौन सा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अगर एक क्लास के बारे में हम बात करें तो, एक कक्षा के बारे में बात करें तो सबसे मेजर बैरियर इनमें हो जाएगा, ये आपके कम्युनिकेशन यूनिट का जो क्वेश्चन है, और इसका मेजर बैरियर जो होगा, आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में, होगा सी, प्रतिक्रिया का अभाव। अगर आपके कक्षा में फीडबैक नहीं मिल रहा है, बच्चों से आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं, है ना, आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस अगर नहीं करा रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा बच्चों में, वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। साथ ही साथ इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो जो है ना इफेक्टिव नहीं होगा, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाएगा उनका, तो उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे, और जिससे कि ओवरऑल उनका जो लर्निंग आउटकम है, हो सकता है कि जैसा आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आ पाए। तो सी लैक ऑफ फीडबैक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, आपके यूनिट 9 से। द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। बताइए कॉमन्स की त्रासदी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यानी साझा पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन। दूसरा है एक असफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता या फेल्ड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। तीसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के कारण जैव विविधता का नुकसान। या फिर चौथा है क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग पोलर रीजन्स डिसप्रोपोर्शनेटली यानी जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय क्षेत्रों के असंगत रूप से प्रभावित कर रहा है। बताइए ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो है ना, इनमें से कौन सा है और क्या होता है ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के अपना करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में, तो जब आप शेयर्ड रिसोर्सेज को डिप्लीट करने लगते हो, है ना, आप जो है ना इंडिपेंडेंटली और रेशनली जो है आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हो, है ना, वहाँ पर कॉमन गुड को बिल्कुल ही आप नकार देते हो, यानी कि आप ना समाज को देख रहे हो और ना आप देश को देख रहे हो। यही तो हो रहा है आज की डेट में, सभी लोग जो है अपने घरों से कूड़ा कचरा निकाल के रोड पे फेंक देते हैं। मैं तो देखता हूँ अपने यहाँ यही होता है। अब वो गाड़ी आएगी तो ले जाएगी, लेकिन आपको यही थोड़ी काम करना है कि अपने घर को साफ रखना है, बाहर गंदा करना है। तो ये कॉमन गोल जिस दिन आप छोड़ रहे हो, ये चीज़ें जो है करना छोड़ रहे हो, और आप जो है ना इंडिविजुअल खाली अपने बारे में सोच रहे हो, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हो, है ना, आप जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में खाली सोच रहे हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ओके, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पर्यावरणीय संसाधन हमारे पास उपलब्ध है और उनका अत्यधिक दोहन आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक्सेस है उस चीज़ का। तो यही है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पर किसी भी एक इंडिविजुअल को जहाँ शेयर्ड गोल के तौर पे काम करना चाहिए, आपस में एक समाज के रूप में एक्ट करना चाहिए, वहाँ पर वो इंडिविजुअल जो है खुद के बारे में खाली देख रहा है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में लगा हुआ है, पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है, दोहन कर रहा है जितने भी रिसोर्सेज हैं उस चीज़ को। इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। हमारा 6th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज फोकसेज ऑन चेंजिंग नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ।
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सोच के नकारात्मक पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई डिस्कस नहीं करता है। अगर हम यूट्यूब पे भी बात करें, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, तो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और नए क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। और इसमें बहुत एफर्ट लगता है और इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मेरा एफर्ट जो होता है ना वो बिल्कुल ही अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मैंने जो एफर्ट किया उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो पहला है मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस, इसे थेरेपी के बारे में बात हो रहा है। दूसरा है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है सीबीटी और बहुत ज़्यादा कॉमन है अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। तीसरा है मानवतावादी थेरेपी या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और चौथा है जेस्टाल्ट थेरेपी या गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग को बदलने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी। ये एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है ना। साइकोथेरेपी का एक जो है ये फॉर्म है और ये फोकस करता है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है ये कि एक इंसान के अंदर कहाँ से ये नेगेटिव थॉट उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। उसके ऊपर ये काम करता है, उस पैटर्न को ये समझता है, उस बिहेवियर को समझता है और इमोशनल रेगुलेशन और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये काम करता है। सीबीटी किन किन बीमारियों में दिया जाता है, तो देखिए अगर ओसीडी, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान को एक ही चीज़ करने का लत लग जाता है, कोई अगर किसी चीज़ को जो है छू के वापस आ जाएगा या फिर सफाई करने लगेगा तो सफाई करता रह जाएगा, कोई नहाता है तो फिर नहाते ही रह जाता है 2-3 घंटे, तो ये ओसीडी से होता है ना। ओसीडी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है और ये केमिकल जो है ये कम होता है और इस केमिकल के कम होने से जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह एंग्जाइटी होने लगता है। तो ये भी जो है आपके इसमें भी यूज़ आता है सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। साथ ही साथ मेडिकेशन तो चलता ही है ना। तो ये कुछ जो है यहाँ पर बीमारियाँ भी हैं, तो इसका सीबीटी करेक्ट आंसर होगा। ये नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग को हटाने में और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। 7th क्वेश्चन देखें, हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग विच एम्फेसाइजेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर जो होता है ना, इसको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है और इसमें क्या होता है, समस्या समाधान और गहरी समझ पर ये जोर देता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग। तो 3 चीज़ें हमने देखा है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना। तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने, आपको याद होगा ये हर्बर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये कितने दिया, पहला है जॉन डूई, नहीं होगा। जॉन डूई जो है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो ये तो हो नहीं सकता है। एससी मॉरिसन हमने बता ही दिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था इन्होंने, रिफ्लेक्टिव नहीं दिया था, तो ये भी नहीं होगा। हंट हो सकता है या फिर जेरोम ब्रूनर। तो देखिए अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंट। हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल। और देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को इंट्रोड्यूस इनके द्वारा किया गया था। ये करता क्या है, ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है, उनको जो है ना बढ़ावा देता है कि वो क्रिटिकली सोच सके, है ना, क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है ध्यान दें। कोई भी समस्या है उसके समाधान करने के नए नए तरीके ढूंढें, नवाचार यानी इनोवेशन पे ध्यान दें, है ना। और मेमोराइजेशन से दूर रहें, सिंपली मेमोराइज नहीं करना है फैक्ट्स को, बल्कि चीज़ों को जो है ना बहुत ही डीप तरीके से समझना है। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ जाता है। ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है और ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता रहता है। सबसे निचला स्तर है मेमोरी लेवल, जहाँ पर रट कर चीज़ों को हम सीखते हैं, उसमें हम मगिंग करते हैं ना, क्रैमिंग करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में, और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं, खुद ही जो है चीज़ों को हम देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट्स को जो है हम खुद भी जो है देते हैं। ये शिकार नहीं होगा, ये ट्रांसलेट कर दिया, हंट इनका नाम था, हंट। Now moving to the next question. This question is from research aptitude. Question number 8. In research, what is the primary purpose of a hypothesis? बताइए शोध में एक परिकल्पना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला है नमूना आकार निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द सैंपल साइज। दूसरा है अध्ययन के लिए एक दिशा प्रदान करना,
टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन फॉर द स्टडी। तीसरा है शोध निष्कर्षों को मान्य करने के लिए, टू वैलिडेट द रिसर्च फाइंडिंग्स। या फिर चौथा है अनुसंधान पद्धति को सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव द रिसर्च मेथडोलॉजी। देखिए बार बार मैं आपसे बताता रहता हूँ, और ये चीज़ अगर आप क्वेश्चंस के बीच में भी देखते होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो उसमें बताता हूँ, उसमें बताता हूँ कि जो हाइपोथेसिस है, जो परिकल्पना है, ये जो है क्यों बनाया जाता है, इसका क्या मतलब है। देखिए हाइपोथेसिस जो है ना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, ये फाइनल स्टेटमेंट कभी नहीं होता है। और ये रिलेशनशिप बताता है हमें दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, टू और मोर वेरिएबल, दो अगर चर हैं, वेरिएबल्स हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप बता देगा। और ये क्या करता है, ये गाइड करता है, एक अनुसंधान करते समय ये गाइडेंस हमें देता है, एक दिशा देता है हमें। इट सर्व्स एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क, किसके लिए, रिसर्च प्रोसेस में जो है ये जो अनुसंधान की आपकी पूरी प्रक्रिया है, इसमें ये गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करता है। ये हमें डायरेक्शन देता है, ये हमें अपने रिसर्च पर फोकस करने पे जो है ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट रहेगा तो हम अपने रिसर्च से भटकेंगे नहीं। कई बार हम रिसर्च कुछ और करने जाते हैं और कुछ और हम रिसर्च करते आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है ना हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो स्टेटमेंट होता है इसको हम तैयार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द स्टडी, अध्ययन के लिए एक दिशा प्रदान करता है। ये सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए इसका हाइपोथेसिस फॉर्मेशन नहीं होता है, रिसर्च फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के लिए भी नहीं होता है, और ना ही रिसर्च मेथोडोलॉजी को प्रूव करने के लिए होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। देखिए द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्राइमरली हाईलाइट्स विच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बताइए संचार का शैनन वीवर मॉडल मुख्य रूप से संचार प्रक्रिया के किस पहलू पर प्रकाश डालता है। पहला है फीडबैक तंत्र या फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा है प्रेषक और प्राप्तकर्ता का मनोवैज्ञानिक संदर्भ या साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, तीसरा है शोर हस्तक्षेप नॉइज इंटरफेरेंस, और चौथा है कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में सांस्कृतिक बाधाएं। आप क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और अपना करेक्ट आंसर लिख देंगे। इस क्वेश्चन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आंसर्स आएंगे और सही आएंगे, क्योंकि कम से कम भी नहीं तो 20 बार मैं बता चुका हूँ शैनन वीवर मॉडल के बारे में, और कैसे जो है आप ये स्क्रैम्स मॉडल से अलग है, और कैसे इस मॉडल में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शैनन वीवर मॉडल जो है ना ये वन वे प्रोसेस होता है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि ये वन वे प्रोसेस होता है, इसमें जो है फीडबैक या प्रतिक्रिया का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, किसी तरीके का ये प्रतिक्रिया तंत्र इसमें काम नहीं करता है, वन वे प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए शैनन वीवर मॉडल में ना पहली बार नॉइज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉइज़ क्या, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। और नॉइज़ क्या करता है, नॉइज़ आपके जो संदेश है, जो मैसेज है ना, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है, इसको ख़राब कर देता है, और जो प्राप्त करता है उन तक सही मैसेज नहीं पहुंच पाता, और इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है, एम्बिगिटी क्रिएट हो जाता है। तो क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों ही खराब हो जाता है, यानी कि कितनी स्पष्ट तरीके से आपने मैसेज को भेजा ये, और कितना सही मैसेज भेजा, ये दोनों क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों ही नहीं रहता है अगर नॉइज़ आ जाता है तो ये इसके बारे में बात किया गया था पहली बार शैनन वीवर मॉडल में, याद रखिएगा नॉइज़ का ये कॉन्सेप्ट आया था। तो फीडबैक मैकेनिज्म तो होता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक तरफा प्रक्रिया है, वन वे प्रोसेस है। और बताइए टू वे प्रोसेस कौन सा है, सोचिए एक बार। देखिए जो कम्युनिकेशन मॉडल जिसमें टू वे प्रोसेस के बारे में या फीडबैक पहली बार दिया गया वो था स्क्रैम्स मॉडल। बीच बीच में मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर कभी आएगा ऐसा तो आपको याद रहे। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंडर रिसीवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता का मनोवैज्ञानिक संदर्भ नहीं। नॉइज़ इंटरफेरेंस के बारे में शैनन वीवर मॉडल जो है ये हाईलाइट करता है, जो शोर हस्तक्षेप है, नॉइज़ इंटरफेरेंस है कि कैसे नॉइज़ जो है वो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकता है। कल्चरल बैरियर जो है कम्युनिकेशन में हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये नॉइज़ है, लेकिन पर्टिकुलरली नॉइज़ के बारे में इसमें बात नहीं हो रहा है। कल्चरल बैरियर है तो एक बैरियर हो गया है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन नॉइज़ इंटरफेरेंस जो है इसके बारे में बात करता है शैनन वीवर मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, है ना, नॉइज़ इंटरफेरेंस, जिसमें कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपके संदेश को ख़राब कर देती हैं। आप किसी तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं और सही तरीके से नहीं पहुंच पाता क्योंकि नॉइज़ जो है उस मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। अब आज का आखिरी प्रश्न, आज आई होप कि आपको ये सारे ही प्रश्न अच्छे लग रहे हों। अगर ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे जो बनाए गए प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो और सारे ही क्वेश्चंस जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
और एग्जामिनेशन तक हम लोग हज़ारों क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी के अभी जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम पर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इस क्लास का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और कोई भी डाउट है तो वहाँ डिस्कशन ग्रुप में आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपके पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है। बताइए, पहला है जैव विविधता में वृद्धि, इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। तीसरा है एनहेंस ग्राउंड वाटर लेवल्स या भूजल स्तर में वृद्धि, या फिर वन क्षेत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम डायरेक्ट आउटकम देखें डिफॉरेस्टेशन का, अगर आप पेड़ों की कटाई कर रहे हो, वनों की कटाई कर रहे हो, तो उससे क्या जैव विविधता में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कमी हो जाएगी। जैव विविधता क्या होता है? अलग अलग टाइप के जीव हैं, है ना, बहुत सारे जीव होते हैं ना, छोटे से छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे लेके रेप्टाइल्स होते हैं वो होते हैं, फिर इसके बाद आपके जो एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, है ना, और इनमें भी मान लीजिए कि एनिमल में टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो है वो जीव हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर आप पेड़ों की कटाई करोगे तो वो कम होगा ना कि बढ़ेगा। फिर सॉइल एरोजन, देखिए सॉइल एरोजन जो है ये हो सकता है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है, भूजल स्तर में वृद्धि कहाँ होगा, है ना, ये तो बिल्कुल ही इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। और वन क्षेत्र का विस्तार थोड़ी होगा, वन क्षेत्र में जो है ना कमी आएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन। यानी आप क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो तो इससे सॉइल एरोजन होता है। कैसे होता है? जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, देखिए ये पेड़ है, मान लीजिए ये आपने यहाँ पर एक पेड़ बना दिया। अब इसकी जो जड़ें हैं ये काफ़ी नीचे तक ऐसे गई हुई होती हैं मिट्टी में, यहाँ तक मान लीजिए ये मिट्टी है, सॉइल है, और इसके अंदर जो है ये इसकी जड़ें जो हैं ऐसे जाएगी, ठीक है, घूम रही हैं। अब ये क्या करती है ना, ये जो सॉइल है इसको बांधे रखती हैं, है ना, ये सॉइल है इसको बांधे रखती है, और ये पेड़ आप काट दोगे तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे ये सॉइल जो है ढीला पड़ जाएगा और इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि आप जो है ना सॉइल को देखते हैं कि वो सॉइल एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, और इसी से फिर लैंडस्लाइड वगैरह भी आ जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हो ना कि भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, यानी जो सॉइल है वो इरोड हो गया है। और इससे जो एग्रीकल्चर है और लोकल जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये दोनों ही प्रभावित हो जाता है, यानी कृषि को भी प्रभाव पड़ता है और जो लोकल इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके सही हुए हों। अगले स्लाइड में मैंने आपको सारे ऑप्शंस जो जो सही हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो PDF मिलेगा उसमें भी ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो पिछले कुछ PDF में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब से मैंने ये नया स्टार्ट किया कि आपको आंसर्स भी दे देता हूँ, ताकि आप सॉल्व करें और लास्ट में जाके अपने आंसर्स चेक कर लें कि आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आज आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला हो। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं तो काइंडली अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए इन क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन वीडियोस को देखिए और लाइक करिए। अपने अच्छे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में। डेली आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगले क्लासेस जो है वो बना सकूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।